नमस्कार बेटे, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, काम साथ साथ करते रहिएगा बेटा, और इसी उम्मीद से मैं आपको आगे करवा रही हूँ। आपकी बुक में कार्टून दिए हुए हैं, ठीक है ना, जगह जगह, तो उन कार्टून्स को देखिए, इससे आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा आपके टॉपिक में। जो दो भाई बहन इसमें दे रखे हैं, उन्नी और मुन्नी, ठीक है ना, वो कई लॉजिकल और कई कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस भी करते हैं, इसलिए आप भी उनके साथ शेयर करिए उनके उस आइडियाज़ को या उनके उन क्वेश्चंस को, ठीक है ना, शेयरिंग भी सीख जाएंगे। सेकंड, आपने होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर पढ़ा था, तो या तो आप कमिंग टुगेदर उनके साथ आ जाइए क्वेश्चंस के लिए, या फिर बेटा उनको साथ ले लीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इससे आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा आपके टॉपिक में, और आप इसी उम्मीद से कि आप करते हैं, मैं आगे करवा रही हूँ। देखो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड। भारत जो है उसको जैसे हमने संघ देश बनाया, तो उस संघ देश बनाने के लिए भी हमने जो कोशिशें की आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो क्या क्या थी, ठीक है ना। इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए इंश्योर करने के लिए, स्टेबिलिटी को, ठीक है ना, इंश्योर करने के लिए कि जो डाइवर्सिटीज़ है उस डाइवर्सिटीज़ के बावजूद भी हमारी स्प्रिट रहे फ्रीडम की, फेडरलिज्म की, या फिर कह सकते हैं कि रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, ठीक है ना। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनको ऑब्टेन करने के लिए हमने इंडिया को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोला, और उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या लोकतांत्रिक जो आपका राजनीति है, उसके अंदर हमने इसके लिए जो वेरियस मेजर्स अडोप्ट किए, तरीके जो अपनाए, वो तीन आपके हैं। जो पहला जो है आपका बेटा इसके अंदर है, वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फर्स्ट हिंदी में होगा भाषाई राज्य। दूसरा जो हमने लिया बेटा वो लिया लैंग्वेज पॉलिसी। ये हो जाएगा भाषाई नीति। और थर्ड जो है बेटा वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब हमें तीन लेने हैं, ठीक है ना, फेडरलिज्म के लिए। पहला हमारा जो है बेटा लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाला, भाषाई राज्य वाला, भाषाई जो आपके राज्य हैं। इसमें देखो, अगर हम पहले देखेंगे कि मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस देखेंगे या पार्टीशन के टाइम का भी देखेंगे, तो हम देखेंगे उस वक्त राज्यों के नाम वो बिल्कुल अलग थे, जैसे कि हमारे वर्तमान में है उससे अलग। तो उसके लिए हमने क्या किया कि लिंग्विस्टिक का भाषाई राज्य बनाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना, ठीक है ना। बाउंड्रीज ऑफ ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के जो पुराने राज्य थे उनकी जो सीमाएं थी, ठीक है ना, वह चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, उसको हटाकर या उनको बदलकर नए राज्य बना दिए गए। किस आधार पर? भाषा के आधार पर बनाया गया, ठीक है। और ये भी कोशिश की कि टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, एक भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो एक ही राज्य के अंदर आ जाए, ये पूरी कोशिश की गई। परंतु इसमें भी कुछ राज्य ऐसे थे बेटा जो भाषा के आधार पर नहीं चुने गए थे या नाम नहीं दिया गया था, ठीक है ना, जिसमें उनकी ज्योग्राफिकल या एथनिसिटी, ठीक है ना, या कल्चर डाइवर्सिटी के आधार पर उनको अलग से राज्यों का दर्जा मिला था। इसमें आपके तीन हैं, नागालैंड, ठीक है ना, आपका उत्तराखंड और झारखंड। ये तीनों जो राज्य है, इन तीनों राज्यों को लैंग्वेज आपकी जो लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर नहीं, इनकी एथनिसिटी, ठीक है ना, या इनका ज्योग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर, ठीक है, या हम ले रहे हैं इनकी कल्चर, ठीक है ना, इनकी संस्कृति के आधार पर इनको चुना गया था, क्रिएट किया गया था। क्योंकि इनमें से कुछ ट्राइबल एरियाज हैं या फिर बहुत पहाड़ी इलाके जैसे नागालैंड या उत्तराखंड की, या इनकी कल्चर सबसे अलग है, तो इसलिए ये लैंग्वेज के आधार पर नहीं चुने गए थे, इस डायवर्सिटी के अकॉर्डिंग आधार पर चुने गए थे, ठीक। उस वक्त बाद में लीडर्स को ये लगने लगा कि ये और भी इजी हो गया है, भाषा के आधार पर जब हमने राज्य बनाए तो पहले ये डर था कि इससे स्थिति है वो भयानक ना हो जाए, ठीक है ना, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ना आ जाए, इसलिए उन काफ़ी समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने रेसिस्ट करके रखा लिंग्विस्टिक स्टेट्स को कुछ समय के लिए। परंतु हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है बेटा कि लिंग्विस्टिक स्टेट बना देने से हमारे लिए और अच्छा हो गया, और इंडिया जो है वो और यूनाइटेड हो गया। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, आसान बना दिया प्रशासन को भाषा के आधार पर बना देने से। इसका मतलब एक टेस्ट तो हमने पास कर लिया, ठीक है ना, कि भाषा के आधार पर राज्य क्रिएट करने के बाद भी हमें सफलता मिली और एकता के सूत्र के अंदर हम बंधे। लैंग्वेज पॉलिसी जो है, अब दूसरा है भाषा नीति। कौन सी भाषा, क्योंकि अलग अलग राज्य बन गए अलग अलग भाषा के आधार पर। अब ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो वो कौन सी होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं चाहता था, बट डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, किसी एक को। उन्होंने हिंदी जो है
उसको कामकाज की भाषा बनाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे आपने पढ़ा था श्रीलंका में थी कौन सी बेटा, सिंहला। तो हिंदी जो है बेटा उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कामकाज की भाषा बनाया गया, लेकिन ये इसलिए क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो हिंदी बोलते थे, मतलब 40% थे, आधे से ज़्यादा नहीं थे, ठीक है ना, कि 40% लोग ही जो है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, आधे से ज़्यादा भी नहीं थे। दूसरा, हम प्रमोशन ऑफ हिंदी का मतलब ये नहीं कि हम इम्पोज कर दे कि औरों पर थोप दे उस भाषा को, जैसे कि श्रीलंका के अंदर हुआ तो फिर से रियर्स या कन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रगल्स या सिविल वार हो सकता था, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया कि बाकी को भी रिगार्ड्स देने के लिए हिंदी जो है उसके अलावा, मतलब बिसाइड हिंदी, ठीक है ना, देयर आर 21 लैंग्वेजेस में, 21 जो भाषाएं हैं बेटा उनको भी साथ में रखा, हिंदी और हिंदी के अलावा 21, मतलब टोटल जो है वो आपकी होगी बेटा 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं को हमने रखा, ठीक है ना। कि कोई भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम जो है वो आपको देना है, जैसे कि यूपीएससी का या इनका देते हैं, तो उसमें आप कोई भी एक भाषा को ऑप्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं, और उसमें आपको एग्जाम दे सकते हैं। तो आपकी हिंदी को मिलाकर टोटल होगी 22 लैंग्वेज। इन्हें कहा जाता है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है, बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया है, इसलिए बेटा इनको कहा गया है अनुसूचित भाषाएं। इन 22 में अंग्रेजी मतलब इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है ना। अब दिक्कत ये थी जिनको हिंदी आती है वो ठीक है, या फिर इसके अलावा जो 21 है वो भी ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज और चाहिए थी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हम हिंदी करें पर साउथ इंडिया में उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, दक्षिण भारत में, इसलिए हमें एक भाषा हो जो कि इन सबको बांधने का काम कर सकती थी, या जिनमें इनमें एक जो कॉमन हो। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हिंदी के साथ और कामकाज की भाषा है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो किसको बनाया, आपकी इंग्लिश को, अंग्रेजी को भी, क्योंकि साउथ में उनकी सेकेंडरी कौन सी होगी, दूसरी भाषा जो थी उनकी वो इंग्लिश थी। इसीलिए इन दोनों को, ठीक है ना, दो भाषा जो है इनको की कामकाज आपका इंग्लिश तक चलेगा। और हमने रखा कि 1965 तक ऐसा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हिंदी को ही मेन लैंग्वेज के रूप में दर्जा दे देंगे। लेकिन आफ्टर 1965 मतलब 1965 के बाद जो साउथ में या साउथ की जो स्टेट्स है बेटा उन्होंने इसके खिलाफ मतलब वॉयलेंट हुआ या संघर्ष भी हुआ, ठीक है ना, और आवाज़ भी उठाई। और उसमें सबसे ज़्यादा उग्र रूप जो है, ठीक है ना, वो आपका तमिलनाडु के अंदर हुआ। उन्हें लगा कि हम पर इम्पोज नहीं की जानी चाहिए कोई भी एक लैंग्वेज, क्योंकि वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते ही नहीं थे, ठीक है ना। उनके लिए कामकाज की भाषा भी इंग्लिश थी या फिर उनकी खुद की भाषा थी। इसीलिए अब तक हमने क्या किया, इंग्लिश को वही कामकाज की भाषा है वो बनाए हुए हैं। अब आपको ये याद रखना है कि टोटल होगी ये नहीं है, इसके अलावा आपकी हिंदी और ये टोटल मिला के आपकी होगी 22। कोई भी एक भाषा आपकी आधी जनसंख्या है वो नहीं बोलती, जैसे हमने 40% लिया है। इसके बाद आपकी बांग्ला आती है, ठीक है ना, आपकी तेलुगु ही आती है, ठीक है। और कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा, वो भी आपके 10% से कम है, 7.8 या 8 पॉइंट समथिंग है बेटा, मतलब 40% या इतने प्रतिशत भाषा को बोलने वाले लोग जो है वो किसी भाषा को के भी नहीं है। लेकिन हम इसको फिर भी औरों पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो हम डिसरिगार्ड करते हैं। जैसे कि आपका श्रीलंका में सिंगला स्पीकिंग पीपल ने किया, किन का बेटा, तमिल स्पीकिंग जो पीपल है उनके साथ में, और आपने देखा कि वहाँ पर भी दंगे हुए। तो उससे बचने के लिए, ठीक है ना, हमने क्या किया, दोनों को रखा, ठीक है ना, कि यहाँ इसमें भी काम हो रहे हैं और आपके इंग्लिश में भी हो रहे हैं। तो ये आपकी होगी सेकंड बेटा लैंग्वेज पॉलिसी। और इसके बाद नाउ कम टू द थर्ड बेटा सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्रीय राज्य संबंध जो है वो किस प्रकार के हैं। ये भी जैसे हमारे 2 टेस्ट, तो ये हमारा तीसरा था, जिसने फेडरलिज्म जो है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया, ठीक है। इसमें क्या था, देखो बेटा, बहुत पहले मतलब जो हमने फेडरलिज्म पढ़ा उसमें हमने ये किया था कि स्टेट पावर्स जो है उनको वो इंडिपेंडेंटली यूज़ करता है, परंतु बिफोर 1990 से पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होती थी और स्टेट में भी अगर उसी की गवर्नमेंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों में अलग अलग सरकारें हैं, सेंटर में अलग पॉलिटिकल पार्टी है और बेटा राज्य में अलग पॉलिटिकल पार्टी, मतलब अलग राजनीतिक दल अगर है, तो उस वक्त कोशिश करता था सेंटर जो है वो स्टेट की जो पावर्स है उनको अंडरमाइन करने की। इवन वो डिसमिस भी कर देता था कई बार स्टेट्स की जो पावर है, ठीक है। मतलब यहाँ कम्प्लीटली डिपेंड हो गए स्टेट किसके ऊपर बेटा, सेंटर के ऊपर, कि अगर रूलिंग पार्टी दोनों में अलग अलग है तो स्टेट जो है, ठीक है ना, वो डिपेंड हो रहे हैं किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। लेकिन ये चेंज हुआ कब, 1990 के बाद, 1990 के बाद, जब बेटा आपकी रीजनल पार्टीज आ गई, क्षेत्रीय दल आ गए, पॉलिटिकल पार्टीज। और क्षेत्रीय दलों के आ जाने के बाद में कोई भी एक पार्टी जिसको फुल्ली मेजोरिटी अगर नहीं मिलती है
कई बार आपने ये सुना है कि जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, पूर्ण बहुमत का यहाँ मतलब हो गया कि जितनी टोटल सीट है उन टोटल सीट का मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, ठीक है ना। अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको नहीं मिल पाती है, ठीक है ना, तो वो इन रीजनल पार्टीज जो इनको अपने साथ मिला लेती थी और इसको मिला लेने के बाद एक अच्छी पावरफुल या मजबूत या शक्तिशाली सरकार बनाती थी। हम ये कह सकते हैं कि सेवरल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म है पावरफुल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये आ जाने के बाद जो और जो राजनीतिक दल उसके साथ मिल रहे हैं, ये राजनीतिक दल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पावर में शेयर करते थे। जब एक ही व्यक्ति के पास है, उसकी ही सरकार है, तो अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी से चलाता है, ठीक है। तो सेंटर में अगर उसकी गवर्नमेंट है तो स्टेट उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब स्टेट जो अलग अलग जो है उसकी रीजनल पार्टीज हैं, उनमें से कोई भी सेंटर के साथ मिल जाती है तो वो पावर्स की डिमांड भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डिसीजन के लिए इन्हें साथ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 2, 3, 4, 5 जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर और इन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई है, गठबंधन सरकार बनाई है। तो इसका मतलब पावर में ये सिर्फ अकेला नहीं है, ये भी साथ है, ठीक है ना। वो उसको शेयर कर रहे हैं कि आप जैसे किसी एक काम को करते हैं, एक अकेले करते तो आप कैसे भी करिए, और आप 5-7 को अपने साथ मिलाते हैं और उसको काम को करते हैं, तो 3 लोग अगर उस काम को अच्छा भी करना चाहते हैं, 2 नहीं करना चाहते, तो भी आपको उनकी सुननी पड़ेगी। या 2 अच्छा करना चाहते हैं, 3 नहीं करना चाहते, उन तीनों को साथ लेना पड़ेगा या वो आपके साथ मिलेंगे। तो यहाँ भी वही है कि अब इससे क्या हो गया, सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है वो आपके बढ़िया हो गए। फर्स्ट कार्टून जो है बेटा वो आपके इंदिरा गांधी जी का दिया हुआ है, जिसमें वो राज्यों को और शक्तियां दे रही है, ठीक है ना। और स्टेट्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं किसकी, मोर पावर्स की, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मतलब हम स्टेट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना। और जो उसी के नीचे आपका जो एक और कार्टून दिया है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी दिखाए गए हैं, ठीक है ना, बीजेपी के, जिन्होंने अलग अलग जो रीजनल पार्टीज है उनको मिला के एक मजबूत सरकार बनाई थी बीजेपी की। तो पहले वाला जो है इंदिरा गांधी जी वाला, ठीक है ना, वो पहले का है, 1990 से पहले का दिखा रखा है। और बाद वाला जो है वो आपका 1990 के बाद का है, जिसमें मिला लेने से आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है वो आपके ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा बढ़िया बन जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के मिलने से इनके रिलेशनशिप या इनके जो संबंध है, मतलब आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो है वो और मजबूत हो गए, इसको और मजबूती दी जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक डिसीजन सुना दिया कि अब सेंट्रल जो गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस नहीं कर सकती किसको, स्टेट पावर्स को, ठीक है ना। मतलब कांट डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स इन आर्बिट्रेरी मैनर, ठीक है ना। और इससे क्या हो गया बेटा, फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे दैट इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। मतलब जैसी पहले थी उससे भी और ज़्यादा मजबूत बन गए आपके सेंटर और स्टेट रिलेशन, क्योंकि अब डिसीजन के लिए आप इन पार्टीज को अपने साथ लोगे। देखो आप एग्जांपल जम्मू कश्मीर का भी ले सकते हो कि पहले उसमें सरकार थी पीडीपी की और उसके साथ बीजेपी की, दोनों को मिलकर काम करना है। अब एक ऐसे कहता है नहीं करना और एक करना है, तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर आप उससे हट जाते हो पार्टी से तो आपकी पार्टी भी गिर जाती है। इसका मतलब आपको वो काम करना जिसके लिए आप दोनों पार्टी सहमत हो। यहाँ भी वही है कि इनसे आपके संबंध जो अच्छे हो गए और कार्य जो है वो भी अच्छे हो गए। मतलब जो आपके मेन कार्य था फेडरल गवर्नमेंट का, या जिसे हम फेडरलिज्म कह रहे हैं, सफल बना रहे हैं, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन वो और ज़्यादा बढ़िया बन गया इससे। ठीक बेटे, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।